हेलो फ्रेंड। आर्थिक नियोजन वर्तमान समय में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का उद्देश्य समाज की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। इसी कारण सरकार ने अब पंचवर्षीय के स्थान पर 15 वर्षीय योजना लाने का निर्णय लिया है। पंद्रह वर्षीय दृष्टि पत्र भारत को उन सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने वाला होगा जो संयुक्त राष्ट्र के 2030 धारणीय विकास लक्ष्यों तक पहुंचते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजन, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग से आशय एक संगठित आर्थिक प्रयास से है जिसमें राज्य द्वारा एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधनों तथा मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय, कोऑर्डिनेशन एवं नियंत्रण किया जाता है। वर्ष 1930 की आर्थिक मंदी के बाद नियोजन की अवधारणा को लोकप्रियता प्राप्त हुई। इसने पूंजीवाद की कमजोरियों को उजागर किया, जिससे स्पष्ट हुआ कि पूंजीवादी व्यवस्था विश्व में लोगों के आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने में असफल रही है। भारत में नियोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है। नियोजन के उद्देश्य प्रमुख अन्य उद्देश्य हैं: संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित करना, निर्धनता के चक्र को समाप्त करना, बेरोजगारी को दूर करना, आधारभूत संरचना का विकास करना, कृषि एवं उद्योग का समन्वित विकास करना, सामाजिक न्याय के साथ विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। नियोजन के तत्व: एक प्रभावी नियोजन के लिए निम्न तत्वों का होना आवश्यक है: विश्वसनीय आंकड़ों की उपलब्धता, आर्थिक आधारभूत संरचना की उपलब्धता, दक्ष प्रशासन की उपलब्धता, व्यापक जन भागीदारी, कुशल संस्थान। नियोजन के प्रकार: आदेशात्मक नियोजन, इंपरेटिव प्लानिंग में राज्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस मॉडल में केंद्रीय स्तर पर एक शीर्ष संस्था होती है जो योजना निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। इस मॉडल में निर्णय प्रक्रिया केंद्रीकृत होती है। निर्देशात्मक नियोजन, इंडिकेटिव प्लानिंग में राज्य द्वारा योजना के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है और उसे प्राप्त करने की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर और बाजार शक्तियों को सौंपी जाती है। इसमें राज्य की भूमिका केवल प्रेरणादायक और प्रोत्साहक की होती है। दीर्घावधिक नियोजन, एक लंबे समय के लिए योजना के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों तथा रणनीतियों का निर्धारण दीर्घावधिक नियोजन पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहलाता है। जैसे विजन 2020, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। इसका दीर्घकालिक लक्ष्य वर्ष 2070 तक देश की जनसंख्या वृद्धि दर को स्थिर करना है। अनवरत नियोजन, रोलिंग प्लानिंग के अंतर्गत दीर्घकाल के लिए योजनाओं के लक्ष्यों और रणनीतियों का निर्धारण किया जाता है और वार्षिक आधार पर उनका मूल्यांकन करते हुए संशोधित लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, जिससे निश्चित समय सीमा के अंदर लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। भारत में नियोजन का इतिहास: वर्ष 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक में भारत के 10 वर्षीय नियोजित विकास के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। वर्ष 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान नाम से एक 15 वर्षीय योजना को प्रस्तुत किया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1944 में नियोजन एवं विकास विभाग नामक पृथक विभाग खोला गया तथा सर
आर्देशिर दलाल बॉम्बे प्लान के सदस्य को इसका अध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 1944 में श्रीमन नारायण ने गांधीवादी योजना नाम से एक योजना का निर्माण किया। इसी प्रकार श्री M.N. राय द्वारा अप्रैल 1945 में जन योजना निर्मित की गई। जनवरी 1950 में श्री जयशंकर नारायण ने सर्वोदय योजना के नाम से एक योजना प्रकाशित की, जिसके कुछ अंश को सरकार ने स्वीकार कर लिया। 15 मार्च 1950 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक कार्यक्रम समिति का गठन किया। इस समिति ने 25 जनवरी 1948 को अपने एक प्रस्ताव में यह सिफारिश की कि देश में एक स्थायी योजना आयोग की स्थापना होनी चाहिए। इसके फलस्वरूप 15 मार्च 1950 को योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया, जिसकी अनुशंसा पर प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लागू हुई। विश्व में सबसे पहले सोवियत संघ ने वर्ष 1927 में पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किया। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष के साथ साथ तीन पूर्णकालिक एवं 3 अंशकालिक सदस्य होते थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा एवं अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। योजना आयोग भारत में एक शक्तिशाली परामर्शदात्री अभिकरण था। अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है। नीति आयोग जन केंद्रित, सक्रिय तथा सहभागी विकास एजेंडा के सिद्धांत पर आधारित संस्था है। इस आयोग में सहकारी संघवाद को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इस आयोग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासकों को सदस्यता दी गई है। यह आयोग राष्ट्रीय विकास का एजेंडा तैयार करता है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति है। नीति आयोग की विशेषताएं। नीति आयोग की मुख्य भूमिका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर केंद्र तथा राज्य सरकारों को जरूरी रणनीतिक तथा तकनीकी परामर्श देने की है। इस आयोग में राज्य के मुख्यमंत्रियों तथा निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की अहम भूमिका है। यह संघीय ढांचे को मजबूत करती है, जबकि योजना आयोग में केंद्रीयता को महत्व दिया गया था। इस आयोग के लिए 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं। नीति आयोग के उद्देश्य सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना, सहकारी संघवाद को समृद्ध करना, ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाने के तंत्र को विकसित करना। नीति आयोग की संरचना। नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री, गवर्निंग काउंसिल सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या प्रशासक, विशेष आमंत्रित सदस्य, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा। पूर्णकालिक सदस्य, इनकी संख्या 5 होगी। अंशकालिक सदस्य 2 पदेन सदस्य तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षक क्रम के अनुसार। पदेन सदस्य 4 केंद्रीय मंत्री, सीईओ केंद्र के सचिव स्तर का अधिकारी जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा। योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर। नीति आयोग, इस आयोग की मुख्य भूमिका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों को जरूरी रणनीतिक व तकनीकी परामर्श देना होगी। नीति आयोग मोदी सरकार के टीम इंडिया और सहकारी संघवाद के विचार का मूर्त रूप होगा। नीति आयोग में देश भर के शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों से व्यापक स्तर पर परामर्श लिए जाएंगे। योजना आयोग, नेहरू युगीन आयोग की प्रकृति केंद्रीयकृत थी।
योजना आयोग देश के विकास से संबंधित योजनाएं बनाने का काम करता था। योजना आयोग ने 13 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते थे, लेकिन अभी कभी भी मुख्यमंत्रियों से सलाह नहीं ली जाती थी। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। यह भी योजना आयोग की तरह गैर संवैधानिक निकाय है। भारत का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है। श्री के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्रिपरिषद सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी। राज्यों की भूमिका होने के कारण इसे सहकारी संघवाद का सर्वोत्तम उदाहरण माना जा सकता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का लक्ष्य केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना है। नीति आयोग के गठन के पश्चात इस संस्था के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि इसकी विशेषताएं नीति आयोग में निहित है। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। राष्ट्रीय आंदोलन के समय आर्थिक विकास की जो परिकल्पना की जा रही थी, उसमें नियोजन के माध्यम से विकास एक प्रमुख घटक था। फलतः स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास की नीति अपनाई गई है। अब तक 11 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और 12वां पंचवर्षीय योजना जारी है। 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट केंद्र सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर 15 वर्षीय दृष्टि पत्र लाने का निर्णय लिया है। प्रथम 15 वर्षीय दृष्टि पत्र को वित्त वर्ष 2017-18 से आरंभ किया गया। इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य वर्ष 2031-32 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाकर रुपया 469 लाख करोड़ करना है। पिछले वित्त वर्ष इस तरह 15 साल की अवधि में इसमें 332 लाख करोड़ की वृद्धि होगी। नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2031-32 में देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी 3,14,667 हो जाएगा, जो कि वर्ष 2015-16 में 1,06,589 था। इस दृष्टि पत्र को पूरा करने के लिए 2 अन्य मॉडलों की सहायता ली जाएगी। पहला, 7 वर्षीय राष्ट्रीय विकास एजेंडा। नीति आयोग वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक कुल 7 साल के लिए एक रणनीतिक दस्तावेज शुरू करेगा। इस एजेंडा के अंतर्गत योजनाओं, कार्यक्रमों तथा नीतियों का संपूर्ण ढांचा तैयार किया जाता है। दूसरा, त्रिवर्षीय कार्य योजना। नीति आयोग 15 वर्षीय दीर्घकालीन विजन तथा सप्तवर्षीय योजनाओं का हर 3 साल बाद मूल्यांकन करेगा। इसे कार्यवाही योजना के नाम से जाना जाएगा। 3 साल का समय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक चला। इसे 14वें वित्त आयोग की अवधि के साथ जोड़ा गया। 15 वर्षीय विजन दृष्टि पत्र लाने के पीछे सामाजिक आर्थिक लक्ष्य तथा सतत एवं धारणीय विकास का एजेंडा शामिल है। इस व्यवस्था को पारंपरिक क्षेत्रों के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा एवं रक्षा क्षेत्र में भी लागू किया जाएगा। पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 हैरोल्ड डोमर समृद्धि मॉडल। इसका उद्देश्य उच्चतम प्राथमिकता कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र को प्राप्त थी। निवेश की दर में 5% से 7% की वृद्धि। कुल व्यय का सर्वाधिक भाग 31% कृषि की। इसका मूल्यांकन करें तो सफल योजना, इसमें यह योजना सफल रही। इसमें 2.1% लक्ष्य विकास दर की तुलना में 3.6% विकास दर प्राप्त की गई। राष्ट्रीय स्तर 18% ऊपर गई एवं प्रति व्यक्ति आय में 1.8% की वृद्धि हुई। भाखड़ा, नांगल, दामोदर घाटी तथा हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गई।
दूसरा योजना 1956 से 61 महालनोबिस मॉडल। इसका उद्देश्य पीसी महालनोबिस द्वारा विकसित 2 क्षेत्रीय मॉडलों पर आधारित थी। राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि, पूंजी निवेश की दर को 7% से बढ़ाकर 11% करना। मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना में 4.5% विकास दर के लक्ष्य की तुलना में 4.2% वार्षिक विकास दर का लक्ष्य प्राप्त किया जा सका। इस योजना के दौरान राउरकेला ओडिशा, भिलाई छत्तीसगढ़ तथा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई। तीसरा योजना 1961 से 66 गॉडगिल योजना। इसका उद्देश्य इसमें 5% वार्षिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, जिससे लगभग प्रति व्यक्ति आय में 17% वृद्धि हो सके। इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया था। मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। इस योजना में जे सैंडी, सुब्रमण्यम चक्रवर्ती एवं महालनोबिस मॉडल का भी प्रभाव रहा। योजना के असफल होने के कारण भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965, वर्ष 1965 से 66 का भयंकर सूखे को माना जाता है। 5.6% की उच्च वृद्धि दर का लक्ष्य, परंतु वास्तविक वृद्धि दर 2.8% हो सकी। देश में खाद्यान्न की कमी, मूल्य में वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा का संकट, भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 57% हुआ। वार्षिक योजना 1966 से 69 एक वर्ष की त्रि-योजनाओं की कालावधि में देश के निर्यात में वृद्धि के लिए रुपये का अवमूल्यन दूसरी बार वर्ष 1966 में किया गया। निर्यात वस्तुओं की मांग लोच में कमी के कारण अवमूल्यन का भी अनुकूल परिणाम प्राप्त न हो सका, क्योंकि इस अवधि में कोई नियमित नियोजन नहीं किया गया। इसलिए इसी योजना अवकाश प्लान हॉलिडे 1966 से 69 कहा जाता है। चौथी योजना 1969 से 74 अशोक रुद्र मेनल मॉडल। चौथी योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। इस योजना काल में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। गरीबी हटाओ वर्ष 1971 के आम चुनाव का मूल नारा था। इस योजना का अन्य उद्देश्य राष्ट्रीय आय में, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, आय, संपत्ति वितरण तथा क्षेत्रीय असमानता को दूर करना और आधारभूत एवं भारी उद्योगों पर विशेष बल देते हुए तीव्र गति से औद्योगिक विकास करना था। इस योजना में विकास का दर लक्ष्य 5.7% रखा गया, जबकि वास्तविक प्राप्ति केवल 3.3% ही रही। राष्ट्रीय आय में भी केवल 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई। इस दृष्टि से यह योजना असफल मानी जाती है। पांचवी योजना 1974 से 79 इनपुट आउटपुट मॉडल। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। इसके अतिरिक्त इस योजना के निम्न लक्ष्य भी निर्धारित किए गए थे: प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर जोर, आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात संवर्धन, अनावश्यक उपभोग पर कड़ा प्रतिबंध, न्यायपूर्ण मजदूरी कीमत नीति, सामाजिक आर्थिक एवं क्षेत्रीय असमानता को कम करना, खाद्यान्न भंडार एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार। यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसी योजना के दौरान वर्ष 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। इस योजना के लिए 4.4% विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि वास्तविक उपलब्धि 4.8% रही। इस प्रकार यह एक सफल योजना कही जा सकती है। अनवरत योजना 1978 से 80
जनता पार्टी की सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को वर्ष 1978 में ही समाप्त करके 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1980 तक के लिए अनवरत योजना प्रारंभ की गई। अनवरत योजना रोलिंग प्लान का प्रतिपादन गुन्नार्ड मिर्डल ने किया था तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय डी.टी. लकरावाला को जाता है। छठी योजना 1980 से 85 इनपुट आउटपुट मॉडल। भारत में छठी योजना भी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय स्थापित करना था। गरीबी एवं बेरोजगारी दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसी योजना के दौरान आरंभ किए गए। ये वस्तुतः 15 वर्ष की दीर्घावधि को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। छठी योजना आगत निर्गत मॉडल का विस्तार थी। इस योजना के विकास दर का लक्ष्य 5.2% रखा गया तथा वास्तविक उपलब्धि 5.4% रही। गरीबी निवारण के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ट्राइसेम ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तथा ड्वाकरा डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज कार्यक्रम को लागू किया गया। 7वीं योजना 1985 से 90 आर्किटेक्चर मॉडल। 7वीं पंचवर्षीय योजना दीर्घकालीन विकास युक्तियों पर जोर देते हुए उदारीकरण पर बल देने वाली थी। इस योजना में गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय विषमता की समस्या पर प्रत्यक्ष प्रहार की रणनीति अपनाई गई। यह योजना वस्तु मजदूरी मॉडल पर आधारित थी। 5% विकास दर के लक्ष्य की तुलना में इस योजना में वास्तविक विकास 6.02% रही। प्रति व्यक्ति आय में भी 3.5% वृद्धि हुई। इस प्रकार यह एक सफल योजना रही। इंदिरा आवास योजना 1985 से 86, जवाहर रोजगार योजना 1989 एवं नेहरू रोजगार योजना 1989 लागू की गई। वार्षिक योजना 1990 से 92। 31 मार्च 1990 को 7वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर सरकारों के जल्दी बदलने से 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ नहीं हो सकी। यद्यपि सितंबर 1989 में ही कांग्रेस सरकार ने वर्ष 1990 से 95 हेतु 8वीं योजना का प्रारूपण कर लिया था, लेकिन आम चुनावों में जनता दल के विषयोपरांत वीपी सिंह सरकार ने रामकृष्ण हेगड़े की उपाध्यक्षता वाले नए योजना आयोग का गठन किया था, जिसने नई 8वीं योजना 1990 से 95 को प्रारूपित किया। नवंबर 1990 में जनता दल सरकार के पतन के बाद कांग्रेस समर्थित चंद्रशेखर सरकार ने योजना आयोग का पुनर्गठन कर मोहन धारिया को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया। दुर्भाग्य से इस सरकार का भी पतन हो गया और जून 1992 में कांग्रेस सरकार पुनर्वापसी के बाद प्रणब मुखर्जी को योजना आयोग का उपाध्यक्ष चुना गया और अंततः 8वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1992 से 93 से 1996 से 97 की अवधि हेतु प्रवृत्त हुई। इस प्रकार वर्ष 1990-92 की 2 वर्षीय अवधि वार्षिक योजनाओं के रूप में सामने आई। 8वीं योजना 1992 से 97 जॉन पुल मुल्लर। 8वीं पंचवर्षीय योजना उदारीकरण के बाद लागू की गई प्रथम योजना थी। यह योजना जॉन डब्ल्यू मुल्लर के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन विकास को दी गई। वर्ष 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना से महालनोबिस मॉडल की जगह राव मनमोहन मॉडल को स्वीकार किया गया। नरसिम्हा राव तत्कालीन प्रधानमंत्री एवं मनमोहन सिंह तत्कालीन वित्त मंत्री। इस योजना में लक्षित विकास दर 5.6% की तुलना में वास्तविक उपलब्धि 6.68% की रही, जो लक्ष्य से काफी अधिक है। इसके साथ ही इस योजना में निवल राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट
में भी 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। कुल मिलाकर यह योजना सफल रही। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, रोजगार बीमा योजना 1993 एवं महिला समृद्धि योजना लागू की गई। 9वीं योजना 1997 से 2002 इनपुट आउटपुट मॉडल। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य न्यायमूर्ति वितरण एवं समानता के साथ विकास, ग्रोथ एंड इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करना था। इसके अंतर्गत इस योजना में पर्याप्त रोजगार के अवसर का सृजन, निर्धनता उन्मूलन के उद्देश्य से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना, पंचायती राज संस्थाओं, सहकारिताओं तथा स्वयंसेवी संस्थाओं को बढ़ावा देना तथा स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सुविधा, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा एवं आवास जैसी मूलभूत न्यूनतम सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि लक्ष्य निर्धारित किए गए। प्रारंभ में इस योजना के लिए वार्षिक विकास दर 7% निर्धारित की गई, किंतु बाद में इसे संशोधित करके 6.5% कर दिया गया, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 5.4% रही। इस योजना के अंतर्गत लागू की गई योजनाएं थी स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। 10वीं योजना 2002 से 2007। 10वीं योजना में 2 महत्वपूर्ण आधारभूत तत्वों पर जोर दिया गया। पहला, अब तक की उपलब्धियों को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए इन्हीं पर आगे का विकास करना। दूसरा, अब तक की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र के विकास के मार्ग में आई बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करना। 10वीं योजनाओं में कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए। इस योजना में कृषि पर सर्वाधिक बल दिया गया, जबकि सर्वाधिक व्यय ऊर्जा पर किया गया। इस योजना में लक्षित विकास दर 7.9% लगभग 8% थी, जबकि वास्तविक उपलब्धि लगभग 7.8% रही, जो कि लक्ष्य के काफी नजदीक रही। विकास दर के मामले में यह अब तक की सर्वाधिक सफल योजना है। अंतिम आंकड़ों के अनुसार इस योजना के निवेश की दर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट सकल घरेलू उत्पाद का 32.1% रही है, जबकि लक्ष्य 28.41% का था। सकल घरेलू बचतें सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 23.31% रखने का लक्ष्य था, जबकि वास्तविक उपलब्धि लक्ष्य से कहीं अधिक 31.9% रही है। 11वां योजना 2007 से 12। 11वीं योजना में समावेशी विकास को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसमें 9% की औसत वृद्धि दर के साथ अंतिम वर्ष 2011-12 में 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, जिसे बाद में संशोधित करके 8.1% कर दिया गया। कृषि विकास का लक्ष्य 4% प्रति साल रखा गया। इस योजना में वास्तविक विकास दर 7.9% है। कृषि क्षेत्र में विकास दर 4% निर्धारित की गई थी, किंतु 4 वर्षों 2007 से 2011 तक के दौरान विकास दर लगभग 3.2% ही रही। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में लगभग 58.2% लोगों को रोजगार भी मिला। सेवाओं और सॉफ्टवेयर सेवाओं का अनुमान निर्यात $59 अरब का रहा। 12वीं योजना वर्ष 2012 से 17। 12वीं योजना के प्रमुख उद्देश्य वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 8% समृद्धि करना, समृद्धि दर, कृषि क्षेत्र में 4% की समृद्धि दर, औद्योगिक क्षेत्र में 7.6% की समृद्धि दर, सेवा क्षेत्र में 9.0% की समृद्धि दर, विनिर्माण क्षेत्र में 10% संभावित 7.1% की समृद्धि दर, शिशु मृत्यु दर घटाकर 25, मातृत्व मृत्यु दर को घटाकर 1 के स्तर पर लाना तथा बाल लिंगानुपात को बढ़ाकर 956 करना। इस योजना के अंत तक प्रजनन दर 2.1% करना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप बनाते समय सरकार ने 9% विकास दर का लक्ष्य रखा था। सितंबर 2012 में इस लक्ष्य को संशोधित कर 8.2% कर दिया गया तथा पुनः संशोधित कर विकास दर का लक्ष्य 8% कर दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के 5 वर्ष 2012-13 से 2016-17 में विकास दर क्रमशः 55%, 6.4%, 7.5%, 8.0% तथा 7.1% रही है। इस योजना का कुल परिव्यय
37.7 लाख करोड़ रखा गया है, जो पिछली योजना से 13.7% अधिक था। इस योजना की अवधि 31 मार्च 2017 को समाप्त हो रही थी, परंतु वित्त मंत्रालय ने इस योजना की अवधि 6 महीने तक के लिए बढ़ा दी। अब योजना 2017 30 सितंबर 2017 को समाप्त हुई। इंडिया विजन 2020 योजना आयोग ने 23 जनवरी 2003 को आने वाले 2 दशकों में अर्थव्यवस्था की प्रगति का पूर्वाकलन करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज इंडिया विजन 2020 जारी किया था। यह योजना आयोग के सदस्य श्यामा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया। इस दस्तावेज में आशा व्यक्त की गई कि 2% वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2020 तक रोजगार के 20 करोड़ अतिरिक्त अवसर सृजित किए जा सकेंगे। इसके साथ ही कृषि में रोजगार 56% मौजूदा स्तर से घटाकर 40% ही रह जाएगा। रोजगार के नए अवसर मुख्यतः असंगठित क्षेत्रों में सृजित होने की संभावना इस दस्तावेज में बताई गई है। दस्तावेज के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या 25.5% के मौजूदा स्तर से बढ़कर वर्ष 2020 तक 40% हो जाने की संभावना है। शहरों व गरीबों में व्यापक जल संरक्षण कार्यक्रमों के बावजूद बड़े शहरों में जल संकट की स्थिति बने रहने की बात भी इसमें कही गई है। दस्तावेज के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन में आधिक्य की स्थिति के बावजूद कुपोषण की पूर्ण अनुपस्थिति निश्चित नहीं है।